अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4.3 के मजीद क्वेश्चंस को और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का क्वेश्चन और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। जी तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through -4, -6 and perpendicular to the line having slope -3/2। ये जो कल आपसे डिस्कस किया था कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो लाइन पास कर रही होती है लाइक दिस वन, और नंबर 2 हमें स्लोप चाहिए होती है। एंड देन हम क्या करते हैं इक्वेशन का रिजल्ट यूज़ करते हैं या फार्मूला आप कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, मेनली आपका सबसे पहला टास्क क्या है, पॉइंट का। तो पॉइंट तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो पॉइंट वाली तो टेंशन हमारी खत्म हो चुकी है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है जी गिवन एज, पॉइंट को आप नाम दे दें ए का, -4 एंड -6। तो जी स्लोप ऑफ द गिवन लाइन वो हमें दी हुई है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विच इज इक्वल टू -3/2। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। जी तो फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आप कैसे निकालेंगे, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एंड इन केस ऑफ पैरेलल। अगर तो फर्स्ट आपके पास कंडीशन दी हुई है पैरेलल, तो आपको मालूम है कि पैरेलल के केस में स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। m1 इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है। बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर आपको जरा डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर तो होता ना एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन होता तो जो गिवन लाइन की स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी वही होती। बट अब क्या लिखा हुआ, परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन में आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने जो गिवन स्लोप होगी उसमें जो साइन यूज हो रहा होगा उस साइन को चेंज कर देना। जैसे माइनस है तो आप इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 3/2 है तो आप इसका रेसिप्रोकल करके इसे क्या लिख देंगे, 2/3। ये आपने किस केस में करना है, जब आपको क्या दिया होगा, परपेंडिकुलर दिया होगा। अगर आपको पैरेलल दिया होगा तो पैरेलल के केस में आप एज इट इज उठा के नीचे लिख देंगे इसे। तो -3/2 था तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी -3/2 ही होने वाली है। तो अब क्या है जी, आई होप कि आपको रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप समझ आ गई होगी। हम क्या करेंगे, अब आपको गिवन कंडीशन थी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में आपने क्या करना है, गिवन स्लोप का साइन चेंज कर देना और रेसिप्रोकल कर देना है। साइन चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, साइन चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ आपने क्या किया, साइन माइनस था तो आपने प्लस कर दिया, और 3/2 था तो आपने इसे क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। नाउ अब आपके पास स्लोप भी आ चुका है, आपके पास पॉइंट भी आ चुका है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू -4, -6 with slope 2/3 is, just using the result, y minus y1 which is equal to m x minus x1। just यहाँ पे values put कर दे, what is the x1 and y1 here, this is your x1 and this is your y1। so just ये आपने यूज कर लेना है यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा y plus 6 which is equal to 2/3 एंड x प्लस 4। नाउ स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि इस सिचुएशन में हम सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो विद द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू विल गेट 3y प्लस 18 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 8। नाउ सिंपली आप क्या करें जी, 3y प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा, प्लस 18 है एंड माइनस प्लस 8x है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो 3y माइनस 2x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो -3y को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, तो वो भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व आउट किया। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर
15। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहा है कि द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो उसने हमें बोल दिया कि जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, एक ट्राइंगल के वर्सेस है, मतलब ए बी सी। आगे क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, मतलब मिड पॉइंट किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है, और एंड ए ऑफ ए सी एंड ई ऑफ ए सी का भी एक मिड पॉइंट है, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करो, यहां से जो लाइन आपके पास बन रही है ये लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के। पहले हम यहां तक करेंगे फिर अगली बात पूरी करते हैं। जी तो सर सिंपल सी आपको बात कह रहा है कि ए बी सी क्या है, वर्सेस है ट्राइंगल के, जिसमें एक मिड पॉइंट उसने आपको क्या दे दिया, डी, मिड पॉइंट आपको क्या दे दिया उसने, ई। तो क्या कह रहा है कि इस डी और ई से जो बनने वाली लाइन है वो लाइन पैरेलल है किस लाइन के, बीसी लाइन के। तो आपको मालूम है कि स्लोप्स के केस में पैरेलल प्रूफ करने के लिए जस्ट आपको इतना करना है कि आपको दोनों लाइंस की स्लोप्स फाइंड करनी होंगी। अगर वो स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सिंपल सी आपने कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, जी 15। So given as A is equal to -1 and 2, B is equal to 6, 3 and C is equal to 2, -4। हमने क्या बताना है कि जी जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी के मिड पॉइंट डी को और ए सी के मिड पॉइंट ई को, वो लाइन क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ डी ई और स्लोप ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा। बट स्लोप निकालने के लिए हमारे पास बी सी तो मौजूद है, बट यहाँ पे हमारे पास डी ई मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी और ई के वर्टेक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि ये जो डी है ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर ए बी यू विल गेट डी। यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप यूज कर रहे, देखें ए बी के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल, आपको मालूम है कि हम मिड पॉइंट फार्मूला किस तरह से यूज करते हैं, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा। तो अब E किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ए सी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा विच इज -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 and 2 -4 divided by 2। इन्हें सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा d is equal to -1 plus 6 which is equal to 5 by 2 and this is also 5 by 2 and E is 1 by 2 and -2 by 2 which is equal to -1। So D और E भी आपके पास आ चुका, सब चीजें आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी। तो नाउ स्लोप ऑफ DE, सबसे पहले आप क्या करेंगे, DE की स्लोप निकाल लेंगे। सो स्लोप निकालने का फार्मूला आपको पता है y2 - y1, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम काफी दफा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, विच इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो जस्ट ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 5 by 2 and 1 by 2 minus 5 by 2। तो with the quick calculation you will get -2 minus 5 which is equal to -7 by 2 and here you will get 1 minus 5 which is -4 by 2। so 2 से कैंसिल हो सकता है तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 by 4। so slope of DE आपके पास क्या आ गया 7 by 4। now you have to find the slope of किसके, हमने पैरेलल प्रूफ करना है BC के। सो आपको BC का स्लोप चाहिए, तो इसके लिए भी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो यू विल गेट y2 - y1 आपके पास आ गया जी BC है, तो BC में आपके पास आ गया -4 - 3 एंड 2 - 6 विच इज इक्वल टू -7 बाय -4 एंड विच इज इक्वल टू 7 by 4। सो आपने देखा स्टूडेंट्स के स्लोप ऑफ DE किसके इक्वल आ गया है, स्लोप ऑफ BC। सो
जब दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE इज पैरेलल टू BC। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगली बात वो आपको क्या कह रहा है कि एंड DE इज इक्वल टू 1/2 BC और DE डिस्टेंस DE लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस DE लिखा हुआ है, इसे आप अपनी बुक्स में करेक्ट कर लें। ये आपके पास डिस्टेंस DE इज इक्वल टू 1/2 BC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके। यहां से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं जी, जो आपके पास DE लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के DE को फाइंड आउट करना पड़ेगा। x2 minus x1 whole square. So this is your distance formula for DE. So just यहाँ पे आप values put कर लें, x2 minus x1 which is 1/2 minus 5/2 whole square plus y2 minus y1 which is minus 1 minus 5/2 and whole square. Now with the simple calculation you will get 1 minus 5 which is equal to minus 4 divided by 2 which is equal to minus 2 and minus 2 square आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखें तो आपके पास आ जाएगा minus 2 minus 5 which is minus 7 square which is equal to 49 and divided by क्या आ जाएगा आपके पास 4। so DE, so distance DE is equal to 4 4 are 16 plus 49 divided by 4 and which is equal to square root of 65 divided by 2. With a simple calculation students you will get this one. So इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नाउ अब आपने राइट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास 1/2 BC लिखा हुआ है, तो अब आपको ज़ाहिर डिस्टेंस BC भी निकालना पड़ेगा। मैं इसको रेज कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी इसको तो रेज नहीं करेंगे, यहाँ इसको रेज कर लेंगे। Now you have to find the distance BC. So BC को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा which is x2 minus x1 so with the simple calculation you will find BC what is किस तरह से हम यूज करेंगे जी 2 minus 6 whole square plus minus 4 minus 3 whole square. Now just simple calculation है जी 2 minus 6 which is 4 and 4 square which is equal to 16 plus minus 4 minus 3 which is 7 and 7 square is equal to 49 which is equal to 65. So 1 becomes, यहाँ से 1 क्या बन जाएगा, 1 आपके पास क्या आया हुआ which is DE distance DE which is equal to आपके पास आया था 65 divided by 2. So what is under root 65 here? Under root 65 is distance BC here. So you will get distance BC divided by 2. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व आउट करना है और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल था। आपके स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल है क्वेश्चन नंबर 21। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। This क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स देखें आपके पास आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स जो आपके पास फॉर्म होती है विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। जी तो स्टूडेंट्स अगर आपने इन गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो जस्ट आपको इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट थोड़ी सी जगह चेंज करनी है। आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मजीद इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके लिए इतना है समझने के लिए और आपने इसको याद रखना है जो जिससे आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। वो क्या है कि इज इक्वल के इस साइड के ऊपर हमेशा आपने y ही रखना है और y आपके पास क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। बाकी सारी टर्म्स को आप इज इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो आपके पास मामला हल हो जाएगा। क्या करेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हम क्या करेंगे जो भी आपके पास इक्वेशन दी जाएगी उसके राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y रहने देंगे, y वेरिएबल रहने देंगे, बाकी तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्म होती है विच इज x और a प्लस वाई ओवर बी विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इज इक्वल के साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, बाकी ये तो इसमें तो आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो किसी भी तरह से आ सकता है। तो बट ये आपने 1 इज इक्वल के यहाँ आपके पास 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे आप क्या करेंगे, इज इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसे उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसी वैल्यू से जो आपके पास होगी, उसी कांस्टेंट से, ताकि आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस साइड के ऊपर जो मर्जी बने। तो इन शॉर्ट आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करना होगा, कांस्टेंट को इज इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और उसके बाद वहां उसको 1 बनाएंगे। आगे लिखा है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में स्टूडेंट्स हम बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपको मालूम है कि x के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा होता है वो a होता है, y के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा होता है वो क्या होता है, b होता है, क्योंकि ये क्या होती है जी, लाइन की इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल ये होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट नंबर ए देखें। पार्ट नंबर ए में आपके पास दिया हुआ 4x प्लस 7y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट्स हम देखें जी कैसे बनेगी। मैंने आपको जैसे बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, इज इक्वल के राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y रखना है, बाकी तमाम टर्म्स को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू, सिर्फ y वाले टर्म को इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 2। y के साथ 7 भी नहीं होना चाहिए, तो 7 को क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, सो यू विल गेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज slope intercept form with m is equal to minus 4 by 7 and c is equal to 2 by 7। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। आगे हम मूव करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ। ये तो सिर्फ टू इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसे 1 बनाएंगे। तो इस इक्वेशन में आपके पास है जी 4x प्लस 7y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें जी, यहाँ से कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, आप दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ, तभी आपको यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। जब आपने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 2x प्लस 7/2y और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1। तो जी अभी आपने क्या देखा था, जब आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी, तो उसमें आपने क्या देखा कि x के यहाँ आपके पास क्या था, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट नहीं था। सिमिलरली y के यहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ से ये कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन कांस्टेंट्स को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस वन, कि आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे किन के साथ, इनके रेसिप्रोकल्स के साथ। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x डिवाइड्स 1/2। लेकिन जब ये 2 ऊपर जाएगा तो दोबारा से 2x ही बनने वाला। y divides 2/7 which is equal to 1, which is slope intercept form with a is equal to 1/2 and b is equal to 2/7। बस सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या किया, ये 2 था, इसे आपने x का डिनोमिनेटर बना दिया, लेकिन कैसे बनाया, 2 के रेसिप्रोकल में बना दिया। इसी तरह y में 7/2 को डिनोमिनेटर बना दिया, मगर कैसे बनाया, उसी का रेसिप्रोकल कर दिया। तो जी अब आपके पास आ जाएगा विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, sorry, two intercept form। b is equal to 2/7।
आ गया जी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ये तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म में आपके पास देखें इक्वेशन दी हुई है 4x + 7y - 2 विच इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास जो होती है ना वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। मतलब राइट साइड के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब आपको मैंने क्या बताया था, नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम a² हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाय √a² प्लस b²। यहाँ पे a² देखें आपके पास क्या है, a² आपके पास ये हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। a² आपके पास क्या है जी 4 का स्क्वायर प्लस देखें ना x के साथ जो होता है वो a होता है और y के साथ जो होता है वो b होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा a² प्लस b²। तो 4² आपके पास 16 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 65। तो डिवाइडिंग बाय 65 ऑन बोथ साइड्स। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देना है √65 के साथ। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/√65x प्लस 7/65y विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √65। तो अब अगर आप इसे नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि जो 4/65 है ये क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा लिखा हुआ है। इसी तरह 7/65 क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे कोई एक एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/√65 विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/65। तो इसे अगर आप फाइंड आउट करें तो आई थिंक ये 60 पॉइंट समथिंग आ जाता है। मैं इसे राउंड अबाउट 56 लिख देता हूँ, 60.56 आप कैलकुलेटर पे करिएगा। सो नॉर्मल फॉर्म इज, और ये जो आपके पास 2/65 लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है आपके पास, p कहलाता है। तो अब आपके पास नॉर्मल फॉर्म क्या आ जाएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज इक्वल टू p। सो आपके पास क्या आ गया, x cos ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी जी 60.56 प्लस y sin ऑफ 60.56 इज इक्वल टू p आपके पास क्या आ जाएगा जी 2/√65। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी दफ़ा इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका पार्ट नंबर भी आपने खुद प्रैक्टिस करना है। और आपने यहाँ देखा है, मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि जो x के साथ होगा वो आपके पास a है, जो y के साथ है वो क्या है, b है। तो इसको आपने थोड़ी सी तरतीब दे लेनी है, ये ना हो कि तरतीब दिए बगैर आप सॉल्व करें तो नॉर्मल फॉर्म का फिर आप कबाड़ा कर देंगे। तो ये काम आपने नहीं करना, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, हमें स्लोप्स चाहिए होंगी। अगर तो स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि क्या है जी, स्लोप्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो इट्स मीन कि जो आपके पास लाइंस दी हुई हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर वो इक्वल नहीं आती बल्कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू -1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दूसरी लाइन को लिख लेते हैं क्योंकि दूसरी लाइन मैं लिखना भूल गया हूँ। दूसरी लाइन है यहाँ पे है ए पार्ट की 4x + 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 और x - 2y -7 which is equal to 0 and 105x - 36y प्लस 11 which is equal to 0। ये तो सर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एक लाइन ये दी हुई है और दूसरी लाइन आपके पास है जी 4x + 2y
एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले तो हम गिवन में लिखेंगे, आपके पास गिवन में क्या चीज है, तो गिवन एज L1 such that 2x plus y minus 3 which is equal to 0 and L2 such that 4x plus 2y plus 5 which is equal to 0। दी तो स्टूडेंट्स आपने इससे पहले जब आपको दो पॉइंट्स दिए हो उसके लिए आप स्लोप का क्या फार्मूला लगाते हैं, आपको मालूम है विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर आपको एंगल दिया गया हो तो उसके लिए भी आपको मालूम है कि आप स्लोप कैसे निकालते हैं, आप उसके लिए यूज करते हैं फार्मूला m इज इक्वल टू टेजेंट अल्फा। बट यहाँ पे ना तो आपको पॉइंट दिया हुआ है ना ही आपको कोई एंगल दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। अब इक्वेशन की मदद से स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए आप जो फार्मूला यूज करते हैं विच इज m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। आपको मालूम है कि a क्या है और b क्या है, x के साथ वाला कांस्टेंट जो होगा वो a कहलाएगा, y के साथ वाला जो कांस्टेंट होगा वो b कहलाएगा। सबसे पहले हम स्लोप्स निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L1 which is equal to m1 is equal to minus a over b and which is equal to, यहाँ पे a आपको मालूम है 2 है और b आपके पास क्या है 1, so which is minus 2 and similarly slope of L2 is equal to m2 which is equal to minus a over b which is equal to 2 minus 2 by 4, sorry 4 by 2, so it is equal to minus 2। तो आपने क्या देखा, m1 equal to m2 आ गया, so L1 is parallel to L2। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप इसका सी पार्ट देखें विच इज 4y plus 2x minus 10 which is equal to, sorry minus 1 which is equal to 0 and x minus 2y minus 7 which is equal to 0। so सबसे पहले आप देखें जी लाइंस आपके पास क्या दी हुई हैं, L1 such that 4x plus 2y, sorry 4y plus 2x minus 1 which is equal to 0 which implies, जी मैंने आपको क्या बताया है, x वाली टर्म आपने पहले लिखनी है क्योंकि वो आपके पास क्या होगी a होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा 2x plus 4y minus 1 which is equal to 0। so L2 आपके पास क्या आ जाएगी जी x minus 2y minus 7 which is equal to 0। तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास ठीक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ L1 is equal to m1 which is equal to L1 के स्लोप के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे माइनस a upon b। so what is a here, which is 2 and 2 upon 4 which is equal to minus 1 by 2। now slope of L2 which is equal to m2 which is equal to minus a upon b which is equal to 1 upon minus 2 and which is equal to 1 upon 2। so देखें अब m1 और m2 इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट्स हमें मालूम है नॉट पैरेलल, पहले तो आप लिख लेने कि ये क्या है नॉट पैरेलल। अब आप परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे। परपेंडिकुलर के स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि क्या कंडीशन होती है, m1 m2 इज इक्वल टू क्या है, मतलब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। सो आपके पास है m1 विच इज -1 अपॉन 2 और m2 आपके पास क्या है 1 अपॉन 2 जिज इक्वल टू 1। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है 1/4। सो ये देखें जी आपस में इक्वल तो नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि ये नीदर पैरेलल ना परपेंडिकुलर ही आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 22 की भी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके मजीद कुछ क्वेश्चंस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।